हेलो एवरीवन, ये हमारा 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन की कि प्लैनेट्स किस राशि में उच्च के होते हैं और किस में नीच के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सिग्निफिकेशन देखे थे कि हर प्लैनेट के कारक तत्व क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि वो प्लैनेट्स किस राशि में जाकर के उच्च के होते हैं और किस में नीच के होते हैं। तो ये काल पुरुष की कुंडली है जो हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। मैंने 2 कुंडलियाँ बनाई हैं जिससे कि ना आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि एक में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉडी पार्ट्स, जैसे पिछली बार मैंने सिर्फ 2 या 3 ही बताए थे, उसके बाद के बॉडी पार्ट्स नहीं बताए थे। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द बॉडी पार्ट्स इन दिस वीडियो, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सॉल्टेशन एंड द डेबिलिटेशन साइन, उच्च के और नीच के। तो फर्स्ट जो ये मेष लग्न है ना, मेष लग्न की कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। और काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष मतलब भगवान शिव, ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स जिसको हम लोग काल मीन्स समय और काल पुरुष, पुरुष मीन्स मैन, द मैन। तो ये जो यूनिवर्स जो हमारा है ना, जो यूनिवर्सल मैन है, दैट इज़ अ कुंडली ऑफ दैट यूनिवर्सल मैन। तो यूनिवर्स सबसे पहले कौन थे? प्रथम पुरुष इस यूनिवर्स का कौन माना जाता है? भोलेनाथ। मदर कौन मानी जाती हैं सिम्बॉलिकली? माता पार्वती। तो ये शिव और शक्ति। हमेशा ये याद रखना, जब भी हम कुंडली देखेंगे तो 1 और 7 का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसका एक्सेस? 1 और 7। ये जो एक्सेस है ना, दिस एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी विल डिस्कस। क्योंकि अभी जैसे देखा, ये दिस इज़ अ फर्स्ट साइन, ये मेल है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मेल साइन। 7 इज़ फीमेल साइन, शुक्र है। शुक्र वाइफ होती है, जैसे हमने सिग्निफिकेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था फीमेल का कारक क्या है? शुक्र ग्रह। शुक्र हमारी वाइफ है, मेल है, मतलब मंगल है, वो मेल है। और जब हम अपना हस्बैंड देखेंगे तो पति का कारक कौन है? मंगल। तो अपने से जो 7वां घर होता है ना, वो अपने से जो भी ऑपोजिट घर होता है, हम उसको 1-7 की एक्सिस बोलते हैं। अब जो भी प्लैनेट हमारा फर्स्ट जिस साइन में भी एग्जॉल्ट होगा ना, उसी से उसके जस्ट 7th साइन में, मतलब उससे 1-7 की एक्सिस पे वो नीच का हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा। तो अगर उच्च का, अगर 1 नंबर में कोई प्लैनेट उच्च का हुआ है तो वो यहाँ नीच का हो जाएगा, और जो यहाँ नीच का है, मतलब यहाँ जो उच्च का है वो यहाँ नीच का हो जाएगा। दिस इज़ अ सिस्टम। बट हर उस पर ये नहीं होगा कि जो यहाँ पर उच्च का है वो यहाँ पर नीच का तो होगा ही होगा, या यहाँ उच्च का है वहाँ नीच का, लेकिन हमेशा बार बार चेंजेस करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी मैं इसमें हम लोग आके डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है ना, इसमें एक्सॉल्टेशन किसका है? सन। सन का एक्सॉल्टेशन हमने डिस्कस किया था। क्यों सन एक्सॉल्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो सन किधर राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। तो हमारा एक्सॉल्टेशन साइन सूर्य यहाँ पर क्यों बना? मंगल देह कारक है, सूर्य हमारी सोल है, आत्मा है। सिग्निफिकेशन में भी आप लोग ऐड कर सकते हो, सन सोल का भी कारक है, ठीक है। तो जहाँ भी कुंडली में सन बैठेगा, आपकी सोल उस भाव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। उसके साथ जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनके भी कारक तत्व से बहुत ज़्यादा आपको एक क्लोज कनेक्शन फील होगा, अपनी लाइफ का पर्पस फील होगा। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सन को जब सोल को बॉडी मिली तो ये यहाँ पर एग्जॉल्ट हो गई, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। सेकेंड इसका साइन है कि वो ईस्ट है, सन ईस्ट में राइज होता है, तो इसके लिए यहाँ पर राइज हो गया। अब क्योंकि सन यहाँ राइज हुआ है, सॉरी एग्जॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने बोला ना, जो भी राशि यहाँ पर और यहाँ पर 1-7 के एक्सेस पे एक दूसरे से हैं, जिस राशि में जो भी प्लैनेट एग्जॉल्ट होगा वो अपने से 7वीं में डेबिलिटेटेड हो जाएगा, मतलब नीच का हो जाएगा। और हमारे गिनने का तरीका क्या है? जिस हाउस से भी गिनोगे, सपोज मैं बोलूँगी सन से 7th हाउस कौन सा है, तो सन किधर बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है ना, तो आप सन से ही गिरोगे। सन यू विल कंसिडर एज अ फर्स्ट हाउस, मतलब ये फर्स्ट हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पर तो चलो 7 लिखा है तो आपको पता है, लेकिन बहुत अब आगे जब भी हम वृषभ लग्न या फिर बाद बाकी के लग्नों की कुंडली बनेगी तो आपको वैसे समझना है। यहाँ से तो डायरेक्टली समझ में आएगा, यहाँ से समझना है, यहाँ से समझना है, यहाँ से समझना है, यहाँ से समझना है। तो गिनने का तरीका यही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा काउंटिंग में, बट सीख जाओगे स्लोली। तो यहाँ से कोई भी, अगर हमको अपने हाउस से 5th गिनना है तो भी हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5, फिर 5th हो गया। तो जहाँ भी आप जब भी काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना, जहाँ से गिन रहे हो उस हाउस को आपको फर्स्ट पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में एरीज में सन एग्जॉल्टेड हुए, तो लिब्रा में सन डेबिलिटेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के हो गए, ठीक है।
तो ये यहाँ पर नीच के भी होने का रीज़न है, ये साइड क्या है, ये वेस्ट साइड है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सन का सेट होने का एरिया है, इसके लिए यहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है। अभी सेकेंड हाउस में विच प्लैनेट गेट्स एग्जॉल्टेड, यहाँ पर मून एग्जॉल्ट करते हैं। मून कौन है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मून इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ मदर ऑल्सो इन द एस्ट्रोलॉजी। हमने अभी से लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था, मून इज़ मदर, ठीक है, माँ के कारक मून है। ये यहाँ पर जाके एग्जॉल्ट हुई। मून फूड भी है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जो क्रॉप होती है, धन धान्य, ये वेल्थ का भी हाउस है। तो माँ, यहाँ पर जो माँ से रिलेटेड ग्रह है वही क्यों एग्जॉल्टेशन में आया, क्योंकि फूड है, ठीक है। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए फर्स्ट हाउस से हम जब सेकंड में आए, अपनी फैमिली में आए, तो सर्वाइवल के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, अन्न की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, हाउस भी उसका है, इसके लिए मून एग्जॉल्ट हुए। सेकंड क्या है, ये हमारी ना जो बेसिक एजुकेशन होती है ना, जब हम नर्सरी में जाते हैं, जो एकदम छोटे, क्योंकि अभी एजुकेशन का हमने डिस्कस नहीं किया, फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन है, नाइन्थ हाउस एजुकेशन है, ये रिसर्च है। ऐसे ये जो सेकंड हाउस है ना, ये हमारी बेसिक एजुकेशन है, एकदम जो आप नर्सरी की एजुकेशन देखोगे, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे ऐसे जो बोलेंगे कि मेरा बच्चा ना स्कूल नहीं जाता है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उसको स्पीच का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आपको ना सेकेंड हाउस भी देखना है। स्पीच तो सेकेंड हाउस स्पीच भी है, ठीक है, और दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं उनके, बट आपको सेकंड हाउस इसलिए देखना है बिकॉज सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। वाई इट इज़ द हाउस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड वाई द मून एग्जॉल्ट, बिकॉज हमारी जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। जो पहली शिक्षा शुरू होती है हमारे घर में हमारी, वो हमको खाना खिलाने का तरीका, हमको चलना सिखाना, बैठना सिखाना, बोलना सिखाना, बात करने का तरीका सिखाना, घर में कोई आया तो उसको हम ग्रीट कैसे करेंगे, कैसे नमस्ते करेंगे, कैसे पैर छुएंगे, ये सारी शिक्षा में कौन देता है, माँ देती है। इसके लिए मून यहाँ पे एग्जॉल्ट होता है, ठीक है, उच्च के होते हैं। अब मून नीच के किधर होंगे, क्योंकि जिस राशि में जो भी प्लैनेट उच्च का होगा उससे ठीक 7वीं में वो नीच का हो जाएगा। आपको ना सिर्फ उच्च के प्लैनेट से याद कर लो, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, सिर्फ उच्च के कौन कहाँ उच्च का होता है। और मैं पता है इतना एक्सप्लेनेशन इसीलिए आपको दे रही हूँ कि आपको याद करने में कि फर्स्ट नंबर में एरीज में सन उच्च के, रट रहे हो बैठ करके, नहीं याद होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ना रीजनिंग के साथ लॉजिकली याद करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब मून का आपको पता चल गया यहाँ पे मून क्यों एग्जॉल्ट होते हैं। अब इससे ठीक 7वां घर कौन सा आएगा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 8th हाउस आया। यहाँ पर क्या होगा, मून नीच के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे नीच के, रीज़न बताएंगे, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट हाउस हो गया, सेकेंड हाउस हो गया, मून का एग्जॉल्टेशन हमने देख लिया। थर्ड हाउस में यहाँ पर कोई भी एग्जॉल्ट नहीं होता, कोई भी डेबिलिटेटेड नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे बताया था सूर्य और चंद्रमा ये दोनों को एक एक राशि मिली हुई है, मतलब है ना, सिंह मिली हुई है और कर्क मिली हुई है। यहाँ पर कोई भी इसमें कोई भी एग्जॉल्ट और डेबिलिटेटेड नहीं होता, लेकिन यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे ही दो प्लैनेट्स जहाँ भी हैं, जैसे जेमिनाई है, तो जेमिनाई और वर्गो ये दोनों के लॉर्ड कौन है, एक ही है, मरकरी। तो किसी दोनों में से किसी एक राशि को चुनेंगे। इसी तरीके से आप देखो मंगल और मंगल के ने दोनों चुन लिए। यहाँ पर वीनस का आप देखोगे तो 7 नंबर 2 नंबर इन्होंने भी दोनों अपनी राशियाँ चुन ली हैं। 9th है गुरु भी अपने दोनों चुनेंगे। ये शनिदेव एक चुनेंगे, 5th नंबर में कोई नहीं होगी और 3rd नंबर में भी कोई राशि, कोई भी प्लैनेट जाके डेबिलिटेटेड या एग्जॉल्ट नहीं होता, ठीक है। अभी याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट का बता दिया, सेकंड का बता दिया, 3rd नंबर में कोई नहीं होता है, ठीक है। ये अब 4th नंबर पे आ जाइए। 4th नंबर क्या है, 4th नंबर आपके एग्जॉल्टेशन का साइन किसका है, यहाँ पर कौन एग्जॉल्ट होगा, जुपिटर क्यों एग्जॉल्ट होते हैं यहाँ पर, जुपिटर कौन है, गुरु है। हमने वर्ण पढ़े थे ना, उसमें देखा था ना ब्राह्मण वर्ण, जुपिटर है। जब आप हमारे घर में हम किसका सत्कार करते हैं, जुपिटर को हम स्पिरिचुअलिटी से, अपने गुरु से, अपने मेंटोर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 9th हाउस जो है ये किस चीज़ का है,
हमारे फादर का तो है ही, साथ में हमारे गुरु का है, हमारे मेंटोर्स का है, ठीक है। तो ये जुपिटर कौन है, जुपिटर का ही घर है ना, तो जुपिटर कौन है, हमारे मेंटोर हैं। तो 4th हाउस में सबसे ज़्यादा उनको मान सम्मान, जब वो घर पर आएंगे, अगर 10 लोग हैं आपके घर में, 10 लोग आए, मेहमान आए, आपके मेहमान में एक आपके गुरु है, तो सबसे पहले आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे, सबसे पहले सीट किसको ऑफर करोगे, ऑफकोर्स आपके गुरु को। चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट हो, लेकिन आपके गुरु से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपके गुरु यहाँ पर एग्जॉल्ट होते हैं। और गुरु डेबिलिटेटेड कहाँ होते हैं, ठीक अपने से 7वीं राशि में। यहाँ से ये 7वां है, यहाँ से ये 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जुपिटर ना यहाँ नीचे हो जाते हैं। क्यों नीचे हो जाते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में भी, ठीक है। अब 5th नंबर में भी कोई भी एग्जॉल्ट नहीं होगा, कोई भी डेबिलिटेटेड नहीं होगा। 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर किसकी राशि है, बुध की राशि है। और यहाँ पर बुध खुद ही मरकरी एग्जॉल्ट होते हैं, मरकरी यहाँ पर एग्जॉल्टेड रहते हैं। ये राजकुमार का घर है, राजकुमार अपने घर में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। प्रिंस हमने कंसिडर किया है ना, इसको प्रिंस किया है, तो ये अपने ही घर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, एग्जॉल्टेड रहते हैं, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3rd हाउस और 6th हाउस, ये 3rd 6th एंड 11th ये तृष्णाएँ भाव हैं। तृष्णाएँ भाव में अगर तृष्णाएँ भाव का स्वामी तृष्णाएँ में ही रहे या उपाचय में, उपाचय में 10th हाउस भी इंक्लूड हो जाता है, 3 6 10 एंड 11। अगर तृष्णाएँ भाव का स्वामी अपने तृष्णाएँ भाव में ही जाकर के बैठ जाए तो उसको प्रॉब्लम्स, मतलब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स नहीं देता है, क्योंकि 6 8 12 त्रिक भाव है। तो ये जो भाव है ना, ये कैसा हो गया, ये तृष्णाएँ भी हो गया 3 6 11 के साथ, प्लस ये त्रिक में भी आ गया 6 8 12। तो इसके लिए जो मरकरी है ना, ये अपनी ही राशि में बैठते हैं, अपनी ही राशि में एग्जॉल्ट होते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये प्रिंस भी हैं, तो इनको अपना कंफर्ट भी बहुत प्यारा है, इसके लिए यहाँ पर एग्जॉल्ट होते हैं। अब यहाँ पर ना सारे एग्जॉल्टेशन के साइन हो गए, उसके बाद हम इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। अभी एक एग्जॉल्टेशन रह गया यहाँ पर। यहाँ पर 10th में डेबिलिटेशन हम बाद में बात करेंगे, और भी अच्छे से कि क्यों क्यों होते हैं सब में। यहाँ पर भी ये तो इसका सिर्फ बताते हैं, बाद बाकी का इसका बताना रह गया, भी बताती हूँ, इसका भी बताना है। एग्जॉल्टेशन यहाँ पर किसका है, मंगल का, मार्स का। यहाँ पर मार्स एग्जॉल्टेड है। क्यों है मार्स एग्जॉल्टेड, जुपिटर डेबिलिटेशन में चले गए, जुपिटर नीचे हो गए, मंगल उच्च के हो गए। अब जहाँ मंगल उच्च के हुए वहाँ से अपने 7वीं में वो क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, मार्स यहाँ नीच के हो गए। अब रीज़न क्या है, ये जो राशि है ना 10 नंबर, 10 नंबर किसकी राशि है, शनिदेव की राशि है। शनिदेव कौन है, कर्म कारक है, कर्म प्रधान है, और कौन है, सर्वेंट है, ठीक है। अब सर्वेंट के घर में, मतलब ये जो घर है वो सर्वेंट का घर है और सर्विसेज का घर है, कर्म का घर है। 10th हाउस क्या है, कर्म प्रधान शनिदेव हैं, और ये घर भी कर्मों का है। तो आप जिस तरीके के भी कर्म करते हैं, लोग इसको बोलते हैं सिर्फ ये प्रोफेशन का हाउस है, नहीं, ये सिर्फ प्रोफेशन का हाउस नहीं है, ये हर तरीके के आपके जो भी कर्माज हैं आपके कर्मों का घर है। अब यहाँ पर सैटर्न यहाँ एग्जॉल्ट होते हैं, हाँ ये वाला मैं अभी रह गया, मैं बताती हूँ। सैटर्न भी यहाँ, सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं, वो रह गया मेरा। मार्स यहाँ पे लिख देती हूँ, सैटर्न एग्जॉल्ट यहाँ होते हैं, और यहाँ सैटर्न नीच के हो जाते हैं। रीज़न अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्स एग्जॉल्ट क्यों हुए, क्योंकि मार्स कौन है, वॉरियर हैं, सेनापति हैं, और इनका वर्ण क्या है, जब हमने डिस्कस किया था तो ये किस वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में। सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, जिनका काम क्या है, क्षत्रिय का काम किधर है, रणभूमि में। ये क्या है, ये कर्म भूमि है, इसके लिए मार्स यहाँ पर एग्जॉल्टेशन में जाते हैं। और जुपिटर का क्या काम है वहाँ पर, ये तो गुरु हैं, उन एक गाइडिंग फोर्स है, आपको रास्ता दिखाएंगे। ये तो घर में बैठ के ब्लेसिंग्स देना, इनको गाइड करना, और स्पिरिचुअल जर्नी पर कैसे चलना, नॉलेज इम्पार्ट करना, जुपिटर का वो काम है। जुपिटर का ये काम नहीं है कि वो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में आएँ और सेवा करें, किसी को सेवा दें, क्योंकि ये सेवा का भाव है, ये हमारा सर्विस का, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव को मिला है ना, तो ये कर्म का भाव है, यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। बट जुपिटर का ये काम नहीं, इसलिए जुपिटर यहाँ पर डेबिलिटेटेड और नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ सैटर्न क्यों उच्च के क्यों है सैटर्न, आप ये देखो, वीनस, ये किसका साइन है, वीनस का साइन है। वीनस रिप्रेजेंट्स लग्जरी, वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, वीनस रिप्रेजेंट्स वेल्थ। आपको वेल्थ कब आएगी,
आप सोचो ना, 10th हाउस कर्म भाव के स्वामी आकर के आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के हो गए। मतलब जिसके भी काल पुरुष की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कुंडलीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द काल पुरुष की कुंडली, 7 नंबर जहाँ भी जाएगा और वहाँ सैटर्न है तो सैटर्न एग्जॉल्टेड माने जाएंगे कि स्पेसिफिक डिग्री पर। अब इसमें भी डिग्रीज होती हैं, जैसे गुरु हैं किसी के 14 डिग्री के हैं, लेकिन कर्क राशि में 4 नंबर में बैठे हुए हमारे एग्जॉल्टेड जुपिटर है, नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी स्पेसिफिक डिग्री की 3 डिग्री के ऊपर अगर वो चले गए ना, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, नहीं, फिर वो एग्जॉल्टेड नहीं रहेंगे। उनकी एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, उस डिग्री तक ही वो एग्जॉल्ट रहते हैं। उसके बाद हाँ फल अच्छे देंगे, ख़राब नहीं देंगे, बट वो एग्जॉल्टेशन में जुपिटर आपके नहीं माने जाएंगे। तो वो तो डिग्री इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, सैटर्न जब हमारे 7th हाउस में चले जाते हैं, वीनस के हाउस में, तो आपको धनोपार्जन करना है। वीनस इज़ वेल्थ, स्पेशली लिब्रा के जो वीनस है ना, ये काम त्रिकोण है, ठीक है। काम त्रिकोण मतलब डिज़ायर, काम इज़ डिज़ायर, एम्बिशन, आपकी लग्जरी, आपके मटीरियलिस्टिक जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करना, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, ये सब क्या है, आपके वीनस हैं। अब वीनस का, अगर वीनस के हाउस में जाकर के कर्म भाव के स्वामी एग्जॉल्ट हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वीनस, सैटर्न आपको सीधा सीधा बता रहा है आप कर्म करो। सैटर्न क्या है, ये बैलेंसिंग की राशि है ना, बैलेंसिंग। और पूरी काल पुरुष की कुंडली किस पर बैलेंस्ड है, 1/7 के एक्सेस पर ही बैलेंस है ना। इसको हिलाओगे ये हिल जाएगा, इसको हिलाओगे ये हिल जाएगा, इसको हिलाओगे ये हिल जाएगा, तो ये बैलेंसिंग पर है। तो फर्स्ट बैलेंसिंग का जो हाउस पड़ा वो क्या है, 1/7, और हर किसी को हम 1/7 की एक्सेस ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। 3/9 की एक्सेस होती है, लेकिन फिर भी ये है तो 1/7 के एक्सेस पे अपने से 7वीं, ठीक है। तो ये 1/7 जो 7th है ना, ये बैलेंसिंग के, तो शनिदेव ये बोलते हैं जितना बैलेंस आप अपने कर्माज में रखोगे, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा फ्रूट आप बेयर कर लोगे, ठीक है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स बेयर कर लोगे। तो कभी जिस कुंडली में सैटर्न योग कारक हैं, वो कुंडलियों में सैटर्न अगर अच्छी पोजीशन पर हैं, योग कारक हैं, तो वो आपको बहुत देते हैं। थोड़ा सा डिले कराते हैं, लेसन सिखाते हैं, वो उनका काम है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ देते हैं। तो वो बता रहे हैं कि अगर करोगे, बैलेंस करोगे अपनी लाइफ में, आई विल गिव यू एवरीथिंग, इसीलिए वो एग्जॉल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या आया, मार्स का भी एग्जॉल्टेशन, मार्स क्यों एग्जॉल्ट हुए कर लिया, जुपिटर का हो गया। हाँ, मून यहाँ पर डेबिलिटेटेड क्यों हुए, मून क्यों नीच के हो गए यहाँ पर, बस एक यही रह गया है ना। और सैटर्न यहाँ पर नीच के क्यों है, सैटर्न नीच के यहाँ पर इसीलिए हुए ना क्योंकि यहाँ पर सैटर्न के नीच के होने का, सन, सैटर्न और सन दोनों पिता पुत्र हैं आपस में, इनकी शत्रुता है। तो जहाँ भी सूर्य जाएंगे वहाँ सैटर्न रहेंगे, तो उन दोनों की कभी नहीं पटेगी। लेकिन फिर भी सन ने ना क्या किया, सन ने जब भी देने का नंबर आया ना, हालांकि सैटर्न और सूर्य के आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, दोनों एनिमीज हैं एक दूसरे के, बट स्टिल जब भी देने का नंबर आया ना, तो दिन का हिस्सा सूर्य ने खुद रख लिया कि जब सूर्य चमकेगा तो दिन है, रात का हिस्सा अंधेरा सैटर्न को दे दिया कि तुमको रात दे दी, ये साइड उन सैटर्न को दे दिया। यहाँ पर तुम एग्जॉल्ट हो जाओ, यहाँ पर मैं एग्जॉल्ट हो जाऊँ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं। वेस्ट में जब मैं डूब गया, अंधेरा हो गया, तो सूर्य का कोई काम नहीं, और यहाँ रोशनी हो गई तो अंधेरे का कोई काम नहीं। इसके लिए यहाँ पर सैटर्न डेबिलिटेटेड होते हैं। सेकेंड, उसके बाद हमारा आता है मून। मून यहाँ पर वृश्चिक राशि में क्यों डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, क्यों नीच के हो जाते हैं, अब पता है ना सबको। मोस्ट horrible house is considered, eighth house is considered as a most horrible house in the entire chart, but as per my opinion I do not think like this. मेरे को 8th house बहुत अच्छा लगता है. Why it is very good? Because this is a house of transformation. लोग इसे डरते हैं, एक्सीडेंट का हाउस है, ये मिजरीज का हाउस है, ये डेथ का हाउस है, इसको डेथ का हाउस बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ हाउस ऑफ डेथ, इट्स अ हाउस ऑफ लॉन्जिविटी विच टॉक्स अबाउट योर एज. आपकी एज कितनी होगी, इट टॉक्स अबाउट योर एज, इट डजंट टॉक अबाउट योर दिस वन डेथ. लेकिन इसको ये आयु भाव बोलते हैं, इसको हिंदी में ना आयु भाव बोलते हैं. तो किधर से ये डेथ का भाव हुआ, हाँ, लेकिन ये एक्सीडेंट्स का भाव है. और ये छुपी हुई एक्टिविटीज़ जो आप दुनिया से छुपा के एक्टिविटीज़ करते हो ना, जो दुनिया में किसी को दिखा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, सिर्फ आपको खुद को, आपके जो अपने खुद के राज हैं ऐसे जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है, वो सारे राज भी 8th हाउस है. स्मगलिंग 8th हाउस है. और यहाँ पर मून डेबिलिटेटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि मून क्या है, हमारा मन है. और मन कभी कभी ना डेबिलिटेटेड मीन्स नीच का,
गलत सोच जाता है। क्यों सोच जाता है? ये क्विक मनी का भी हाउस है। गेन्स का हाउस सिर्फ 11th हाउस इज़ नॉट द हाउस ऑफ गेन, दिस हाउस इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ गेन। बट यहाँ पर कैसे गेन्स हैं? स्टॉक मार्केट से गेन, मार्केट से गेन है आपके, सडनली किसी की डेथ हो गई, उसकी डेथ से गेन है। पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखो किसी का 8th हाउस एक्टिवेटेड है, हम लोग बहुत मतलब आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये। मैंने बहुत अच्छे से इस पर एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि किसी के मृत्यु से, मतलब किसी एक पॉलिटिशियन की मृत्यु से दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे फ़ायदा हो जाता है, वो गेन्स का हाउस, वो 8th हाउस है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ना 8th हाउस का है। अभी सपोज़ आपको प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में, या फिर जो आपकी बहुत जो पुरानी जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी उसमें डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सडनली आपके 8th हाउस की दशा आ गई एंड योर 8th हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और यू माइट हैव मेड इट स्ट्रॉन्ग बाय योर बाय योर रेमेडीज़ बेसिकली रेमेडीज़ आई वुड से इट इज़ अ कर्मा। आपके कर्म ही आपकी रेमेडीज़ है। ये कालपुरुष की पूरी जो कुंडली है ना, ये आपको कर्म बताती है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि वो कैसे बताती है, किस तरीके का खान पान होना चाहिए, क्योंकि ये देखो 2nd हाउस है ना, ये भोजन का है। अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ गया तो आप कैसा खाना खाओगे? एकदम अच्छा हेल्दी खाना, सात्विक भोजन करोगे। मंगल बैठ गए, आप किस तरीके का खाना खाओगे? हॉट स्पाइसी, है ना, वो मंगल के गुण है। सैटर्न यहाँ पर बैठ गए, सैटर्न कैसे हैं? कोल्ड प्लैनेट है, आप ठंडा खाना खाने लगोगे, जंक फूड के कारक है, आप जंक फूड खाने लगोगे, आपकी डाइट में बहुत इनडिसिप्लिन आ जाएगा, बहुत ऊपर नीचे आपकी डाइट हो जाएगी। आप मून बैठ गया, आप जूसी फ्रूट्स वगैरह, आपको जूसेस फ्रूट्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगे। अभी अगर ये हमारा मुख है ना, मैंने बताया था ना, ये मुख भी हमारा, इससे हमने खाना अंदर डाला, और ये क्या है? ये एक्सक्रीटा बाहर आने का, ये जो हमारे एक्सक्रीटा बाहर आने के लिए जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपने जो खाया आपने वो इस हाउस से यहाँ से निकाल दिया। तो मून जो यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो रहा है, मून इसलिए डेबिलिटेटेड हो रहा है कि यहाँ पर ये हाउस स्मगलिंग का भी हाउस है, ये हाउस गलत तरीके से पैसे कमाने का भी हाउस है, ये हाउस ऑकल्ट का भी है, तंत्र का भी, मंत्र का भी, तो लोगों गैम्बलिंग का भी है, लॉटरी का भी है, लॉटरी का पैसा भी इससे। तो जब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं ना, तो इंसान का मन फिसल जाता है। क्विक मनी, ओहो चलो ऐसा कर लेते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा, किसको पता है? कोई नहीं दिख रहा। हमारे मन ने बोला कि हमको ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन हम दुनिया को नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो वो काम आप इस हाउस से करोगे, इसके लिए यहाँ पर मन आके आपका नीच का हो जाता है। जो इस तरीके के काम होते हैं ना, जो दुनिया से आप छुपा के करो, आप लॉटरी खरीदोगे दुनिया को गाना थोड़ी ना गाओगे, आप सट्टा लगाओगे दुनिया को नहीं बताओगे ना, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे या कुछ गलत काम करोगे, आप दुनिया को जाकर के नहीं बताओगे ना, यू वांट टू मेक इट वेरी सीक्रेट। तो दिस इज़ अ हाउस ऑफ सीक्रेसी, दिस इज़ अ हाउस ऑफ मिस्ट्रीज, दिस इज़ अ हाउस ऑफ यूनिवर्सल मिस्ट्रीज। हमारे यूनिवर्स में क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, दैट ऑल्सो डिपिक्टेड बाय दिस हाउस। ठीक है, अब आया हमारा 12th हाउस। अभी यहाँ पर मरकरी अगर एग्जॉल्टेड होते हैं तो यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, मरकरी यहाँ पर नीच के होते हैं, और यहाँ उच्च का कौन होता है? वीनस। आज आपको ना इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वीनस की यहाँ पर वीनस यहाँ नीच के हो जाते हैं। ठीक है, वीनस यहाँ पर एग्जॉल्ट क्यों हो गए? बिकॉज दिस इज़ अ हाउस ऑफ, ये वीनस की राशि है। ठीक है, वीनस की ये भी राशि है, ये दोनों याद रखना, 2nd और 7th दोनों। यहाँ एग्जॉल्ट कौन हो रहा है और यहाँ एग्जॉल्ट कौन हो रहा है? ठीक है, यहाँ डेबिलिटेटेड सन हो रहा है, यहाँ पर डेबिलिटेशन किसी का नहीं है। अब ये दोनों आपको याद रखना है। और उसके बाद आप ये देखो कि वीनस एग्जॉल्ट 12th नंबर की 12वीं राशि में क्यों हुए हैं? क्योंकि ये जो 12th हाउस है ना, दिस इज़ अ हाउस ऑफ योर एक्सपेंसेस, दिस इज़ अ हाउस ऑफ योर बेड प्लेजर, योर बेडरूम इज़ योर 12th हाउस। आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो ये हैं, ये आपका पैसा है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सेकंड ये जो हाउस है ना एक्सपेंसेस का, वाई दिस वीनस इज सिटिंग, वीनस इज़ व्हाट? वीनस इज़ माँ लक्ष्मी। क्यों हम ये बोलते हैं कि जब भी किसी की शादी होकर के कोई लड़की घर आती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हालांकि लक्ष्मी के साथ बाद में झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, लक्ष्मी को लक्ष्मी कभी समझा नहीं जाता मैक्सिमम जगह पर, बट वो बहुत गलत है यहाँ भी और यहाँ भी। मैं रीज़न भी बताती हूँ क्यों है गलत। लक्ष्मी है आपके 2nd हाउस में, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी आई उसके आते ही आपका कौन सा, आपके स्पाउस के आते ही आपका कौन सा हाउस ये हो गया,
एक्टिवेट हो गया, आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। 7th हाउस में कौन आके एग्जॉल्ट हुआ है? सैटर्न एग्जॉल्ट हुए हैं। सैटर्न कौन है? आपके कर्म के और आपके लाभ के, आपके गेन्स के स्वामी सैटर्न है, गेन्स हाउस के और कर्म भाव के, वो यहाँ पे 7th हाउस में आके एग्जॉल्ट हुए हैं। अगर आप अपनी पत्नी को दुखी कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपको आपके जॉब में या आपका जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस का हाउस है, वहाँ आपको वैसे ही ऑलरेडी आपका फेम डेबिलिटेटेड है, यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, आपको लगता है कि आपका नाम होगा, आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा या फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। ये नहीं हुआ, ये नेगेटिव हो गया। 2nd हाउस वेल्थ एक्यूमुलेशन का हाउस है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो पाएगा, ये भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला कालपुरुष की कुंडली, मैंने बोला ना, हमको जीवन जीने की रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं, जीवन जीने की शैली है ये स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व है। और ये क्या है? मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। और ये फिक्स्ड भी है। तो क्यों बोलते हैं मून खाना भी है? क्यों बोलते हैं बैठ कर के खाना खाओ, खड़े होकर खाना मत खाओ? पहले के लोग बोलते थे ना, यही रीज़न है। ये पृथ्वी तत्व की है, फिक्स्ड है, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है ना फिक्स्ड होनी चाहिए। हमारी जो फैमिली है ना, ये फैमिली का हाउस है, फैमिली फिक्स्ड होती है ना, वेल्थ भी फिक्स्ड रहनी चाहिए हमारी। क्यों? लक्ष्मी चलायमान होती है। क्यों बोलते हैं लक्ष्मी चलायमान होती है? अगर उसकी आप कद्र नहीं करोगे तो वो निकल लेंगे आपके घर से। इसके लिए अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, सैटर्न यहाँ पर ये क्या है? मंगल की राशि है ना। मंगल इज़ वॉट? मंगल इज़ हस्बैंड, वाइफ इज़ वीनस। आपको आपका हस्बैंड देखना है, आप अपना मंगल देखो किस कंडीशन में बैठा है, दैट विल टेल अबाउट योर हस्बैंड। आपको वीनस देखो आप अपनी कुंडली में, दैट विल टेल अबाउट योर वाइफ। तो ये मंगल की राशि है। मंगल कौन है? 1st नंबर, ये आप खुद हो ना मंगल। आपका 12th, आपके एक्सपेंसेस का हाउस, ये हाउस है। यहाँ कौन एग्जॉल्ट हो रहा है? वीनस। तो ये क्या आपको बताता है कि आपके घर का खर्चे की जिम्मेदारी, उसका हिसाब किताब किसके हाथ में होना चाहिए? वाइफ के हाथ में। रीज़न है, क्या होता है वाइफ के लिए, देखो हस्बैंड के लिए कर्म भाव क्या है? 10 नंबर कर्म भाव है मार्स के लिए, इसीलिए मार्स क्या हुआ यहाँ पर एग्जॉल्ट हो गया, इसके लिए कर्म भाव है। और ये 11th, हमसे जो हमारे से 11वीं राशि होती है ना, वो हमेशा हमारे गेन्स की राशि होती है। मंगल से 11th कौन है? 11th हाउस गेन्स का हाउस है, ये हाउस ऑफ गेन्स है, राइट। अब वीनस का देखो, वीनस के लिए, वीनस से यहाँ से ये 7 नंबर वीनस है, ये वाइफ है। वाइफ के लिए गेन क्या है? वाइफ के लिए गेन क्या है? यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 5th हाउस आ गया। 5th हाउस किसका हाउस है? चिल्ड्रन। पति किस गेन्स के पीछे भाग रहा है? मॉनेटरी गेन्स के पीछे, पैसे के लिए, वो पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। वाइफ किस गेन के लिए भाग रही है? बच्चे के लिए, क्योंकि शादी के बाद हमेशा क्या होता है, सबसे पहली एक डिमांड क्या होती है? बच्चा, ठीक है। अब जैसे ही ये वीनस जैसे ही मदर बनी, अब इसके एट्रीब्यूट्स किस में कन्वर्ट हो गए? मून में। मून इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब मदर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मून। तो अभी ये मून बन गई। मून का घर क्या है? 4th हाउस। 4th हाउस में डेबिलिटेटेड कौन हो रहा है? मार्स, मंगल। सबसे ज़्यादा गुस्सा हस्बैंड को इसीलिए आती है जब तक अकेले होते हैं हस्बैंड वाइफ, दे एन्जॉय देयर लाइफ, बट जब वो मदर बन जाती है उसके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एज अ वाइफ ऑल्सो एंड एज अ मदर ऑल्सो। तो डेबिलिटेशन इसीलिए यहाँ पर मून के साइन में मंगल का डेबिलिटेशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि हस्बैंड को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलना कम हो जाती है। बिकॉज हस्बैंड क्या चाहता है? This is a house of bedroom, this is a house of expenses, this is a house of your bed pleasure। तो अब क्या हो गया? भूमिका बढ़ गई, 2 पार्ट्स में बढ़ गई। तो यहाँ पर ये जो डेबिलिटेशन, ये मरकरी इज़ अ चाइल्ड हैज़ कम। चाइल्ड यहाँ पर इसलिए तो डेबिलिटेटेड है। मरकरी का वैसे भी बेडरूम में क्या काम है? बच्चा है वो, तो इसके लिए यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेटेड होता है। यहाँ पर वीनस, क्योंकि वीनस वाइफ है, वाइफ के हाथ में एक्सपेंसेस हैं। हस्बैंड हमेशा ये चाहता है कि अगर जो अच्छे हस्बैंड्स हैं, जो सीरियसली जिनकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड चल रही है, वो हमेशा अपना खर्चा अपनी वाइफ के ही हाथ में देते हैं। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर झगड़ा होकर के यहाँ पर जो थोड़े से मनमुटाव या डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि वो ख़राब ही हो जाता है, अच्छा होता है, बट जो थोड़े से भी जो इनिशियल डेज में जो डिफरेंसेस आते हैं वो इन प्लैनेट्स की वजह से आते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्स। कलर क्या है मार्स का? रेड कलर, ठीक है। मार्स डिनोट्स रेड कलर।
आपने देखा है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में एक वाइफ को वीनस इज़ अ वाइफ, मार्स इज़ अ मैन, मार्स का कलर क्या है? रेड. वाई अ फीमेल वेयर्स ओनली रेड साड़ी? वाई शी वेयर्स रेड बिंदी? वाई शी वेयर्स रेड बैंगल? वाई शी वेयर्स रेड सिंदूर? Why this red color has a lot of importance in the life? Because it keeps binding these both. It doesn't allow, that red color doesn't allow to reduce the attraction between these two. So that is the reason Venus को फीमेल को ये जो रेड कलर हमारी माइथोलॉजी में ना ये दिया गया है कि जब तक हम अपनी लाइफ में इस रेड कलर को, और क्यों हस्बैंड का सिंबल माना गया है? वाई आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड फीमेल स्टॉप वेयरिंग रेड कलर, शी स्टॉप्स वेयरिंग बिंदी, शी स्टॉप्स वेयरिंग रेड साड़ी, रेड बैंगल्स एंड देन द सिंदूर. वाई इट हैपन्स? जस्ट बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी इरेडिकेटेड फ्रॉम हर लाइफ. दैट्स द रीज़न शी इज़ नॉट सपोज टू. दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस प्लानेटरी कैबिनेट. तो अभी आई फील समझ में आया होगा एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लेना. और ये कालपुरुष की कुंडली है, इसमें ना हम लोग डिस्कस करने वाले थे. मैं ब्रीफ में कर देती हूँ, फिर आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो और हमको पता चल जाएगा. दिस इज़ अ बेसिकली हेड. आपका जो सर का हिस्सा है ना, आईब्रोज तक का, ये मेष राशि है. दिस इज़ योर फेस, ठीक है, टिल नेक. ये टिल नेक है, नेक तक रहता है. ये आपका क्या है? आपके शोल्डर्स हैं, आपके आर्म्स हैं. अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, आप ये देखो ना, सुसाइड का अगर आपको हाउस देखना है कि किसी की, ये लॉन्जिविटी का हाउस बोल रहे हैं, ठीक है. ये मारक भाव है दोनों, वो एक अलग रीज़न है. 12th ऑफ मतलब आयु, ये आयु भाव है तो इसका 12th ये हो गया, और ये 8th ये आयु भाव है, इसका 12th ये हो गया. अगर हम गिन के चाहेंगे तो ये 12th हो गया. तो 12th इज़ अ हाउस ऑफ द लॉसेस. तो हमको किसी भी हाउस के बारे में देखना है तो हमको उसका 12th भी ज़रूर देखना है कि वो क्या, अगर कोई भी हाउस एक्टिवेट हुआ है तो उससे 12th वाला देख लो, वो किसका 12th है. तो जो भी हाउस एक्टिवेट हुआ है, सपोज़ आपका ये हाउस एक्टिवेट हुआ है, 5th हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो आप ये 5th हाउस किसका हाउस है? इस चीज़ का, इसका 12th है, ठीक है. तो कहाँ आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा. वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा. अभी बहुत बेसिक है हमारा. मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो सुसाइड का हाउस है ना, दैट इज़ ऑल्सो 3rd हाउस. हमने सिग्निफिकेशंस की है ना हाउसेस के भी, तो उसमें ये सुसाइड का हाउस ये है कि ये सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है ना, सेल्फ एफर्ट्स जो हमने खुद किए, ये आयु भाव है. अब एक भावत भावम का सिद्धांत होता है. भावत भावम का सिद्धांत कैसा होता है कि हमको जिस हाउस के बारे में स्टडी करनी है, जो भी हाउस हमको देखना है, उस हाउस से हम उतने ही काउंट कर लें. सपोज़ अगर हमको हमारा भाग्य भाव देखना है, ठीक है, 9th हाउस, कि हमारा 9th हाउस कैसा है, तो हम कैसे देखेंगे? 9th से 9th. अभी ये तो 9th हाउस है, हम इसकी स्टडी करेंगे पहले, फिर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज़ द 9th. तो ये तो 9th है जो आपका बता रहा है, बट यू हैव टू फर्दर स्टडी द 9th हाउस ऑल्सो. 9th ऑफ 9th, 10th ऑफ 10th, 10वें. इसीलिए तो बोलते हैं अपने घर को अच्छा रखना है तो अपनी वाइफ को, मतलब अपने प्रोफेशन को अच्छा रखना है तो अपनी वाइफ को भी अच्छा रखो. बिकॉज ये प्रोफेशन का 10th है आपकी वाइफ का हाउस, आपके स्पाउस का हाउस. तो ये इसको भावत भावम का सिद्धांत बोलते हैं. तो भावत भावम का अगर हम सिद्धांत देखेंगे ना, ये लॉन्जिविटी का है. 8th हाउस है ये कालपुरुषी कुंडली का. 8th से 8th क्या पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th का 8 ये है, और ये सेल्फ एफर्ट्स का है. तो जो हम अपनी लॉन्जिविटी की जो एंडिंग करते हैं ना, कहीं कुछ जो सुसाइड करते हैं, तो वो हमारे खुद का सेल्फ, हमारा खुद का पराक्रम है, रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने खुद को ख़त्म किया ना. इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, वी हैव कमिटेड सुसाइड. तो वो हमने खुद का अपना एफर्ट दिया है, तो वो एफर्ट हम 3rd हाउस से देखेंगे. क्योंकि मैंने बोला था ना, बीच बीच में जैसे जैसे मुझे सिग्निफिकेशंस याद आते जाएंगे मैं बताती जाऊँगी. यू कैन ऐड ऑन इन द सेम वे इन द प्लैनेट्स ऑल्सो, क्योंकि एक बार में सारे नहीं हो पाते, दिमाग में भी नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे याद आते जाएंगे इसे बताते में, जैसे अभी ये याद आया, तो ऐसे प्लैनेट्स के लिए तो आप लिख के वहाँ पर जगह रखो. तो अभी 3rd हाउस हमारा शोल्डर्स का हुआ. ये हाउस क्या है हमारा? ये हमारा चेस्ट का पोर्शन है ना, ये चेस्ट का पोर्शन है. चेस्ट के अंदर नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं ना, वो सारे, इसमें हार्ट होता है हमारा, हार्ट, हमारे लंग्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं. तो ये 4th हाउस है. अब चेस्ट के बाद
चेस्ट से लेकर नेवल तक का जो हमारा अपर एब्डोमेन पार्ट होता है ना, अपर तो 5th हाउस इज द अपर एब्डोमेन एंड स्टमक एरिया. नाउ द 6th इज योर नेवल. जो हमारा नेवल के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, वेस्ट, हमारा जो वेस्ट होता है, हमारी जो कमर होती है ना, दैट इज़ नेवल से लेके नेवल से नीचे तक का जो वेस्ट का हिस्सा होता है, दैट इज़ योर 6th हाउस. आफ्टर दैट 7th हाउस, दैट इज़ योर सेक्शुअल ऑर्गन्स. और ये वेस्ट होता है, वेस्ट के साथ साथ ना ये आपके इंटेस्टाइन्स भी हैं, ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन्स भी करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बताता है. आफ्टर दैट दिस 8th हाउस. 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ वेयर excreta comes out from the organs ना, those organs comes in this house. from where the excreta, आपका जो भी जो डिस्पोज करते हो आप, वो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके 8th हाउस में आते हैं. 9th हाउस इज योर थाइज. थाइज आपके 9th हाउस हैं. ये जो जांघें होती हैं हमारी, वो थाइज, वो आपका 9th हाउस है. 10th इज योर नीज, आपके घुटने. 11th इज योर काफ मसल्स. काफ मसल्स मतलब जो पिंडलियाँ होती हैं घुटने से और नीचे एंकल तक का जो एरिया होता है ना, वो पिंडलियाँ, उसको काफ मसल्स बोलते हैं. तो वो एरिया इसमें आएगा. एंड देन दिस इज़ अ फीट, आपके जो नीचे के पैर हैं वो इसमें आएंगे. तो ये कालपुरुष के अंग हैं. और इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बतानी है, जैसे कि हमने बात की थी 12th हाउस की, 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस की. मुझे एक चीज़ और याद आया इसमें, ये ना हिडन एनिमीज़ का भी हाउस होता है. हिडन एनिमीज़ का हाउस ऐसे होता है कि आप ना, क्योंकि जुपिटर की राशि है ना, जुपिटर कौन है, जुपिटर गुरु हैं, बहुत नॉलेजेबल है. तो 6th हाउस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ योर एनिमी. बट यहाँ के जो एनिमीज़ हैं ना, वो आपको ईजिली पता चल जाएंगे कि हाँ ये मेरे शत्रु हैं, सामने से आपके सामने आ जाएंगे. लेकिन ये हिडन है, ये आपको पता नहीं चलता है. आपके दोस्तों में ही या आपके जानने वालों में, या ऐसे जिनको आप कभी सोचो भी नहीं कि हाँ ये हमारे शत्रु हो सकते हैं. लेकिन ये किस तरीके के होंगे, ये अगर आपका देखेंगे ना, आपके 5 इंचज़ की या 6 इंचज़ की लाइन है, तो ये अपनी आप ही के बाजू में ना 12 इंचज़ की और बहुत मोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे. आपकी रब नहीं करेंगे बट अपनी ड्रॉ कर देंगे. ये उस टाइप के एनिमीज़ होते हैं. ये और एक सिग्निफिकेशन है इसका. और ये जो भावत भावम वाला सिद्धांत मैंने बताया था, ये जो भावत भावम वाला जो सिद्धांत है, उस हाउस से हम हाउस गिनेंगे. तो ये हमारा सुसाइड का भी हाउस है, ये भी याद रखिएगा, ये ऐड कर लीजिएगा. अगर आपको इन सब चीज़ों में किसी में भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप पूछ लेना आगे. वैसे तो ये डेबिलिटेशन का मैंने बताया, वीनस मरकरी का या जुपिटर मार्स का, इट इज़ नॉट इनफ एक्सप्लेनेशन. अभी तो बहुत बड़ा है, 3-4 क्लासेस हो सकती हैं इस पर, बट आई वांट टू कीप इट शॉर्ट, तो इसके लिए रखा है. बट स्टिल इफ़ यू नीड समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू नो, यू जस्ट लेट मी नो, आई विल अपडेट यू. थैंक यू.